नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात कोरबा से बड़ी खबर की। नीलकुसुम हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनांद गांव से आरोपी को दबोचा गया। पेचकस से इसने युवती की कई बार करके हत्या की थी और हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। हत्याकांड को लेकर पुलिस करेगी बड़ा खुलासा और आप ये देखिए कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था, क्योंकि काफी वक्त हो चुका था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। उसके बाद इस आरोपी को राजनांद गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर नीलकुसुम हत्याकांड मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी चुनौती आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए बना हुआ था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। जगह जगह इसकी खोजबीन की गई, तमाम लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही। तो इसके बाद 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिन्होंने इस आरोपी को राजनांद गांव से धर दबोचा। अब पूरे मामले की पूछताछ पुलिस कर रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, कोरबा से संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए हैं। अब्दुल, पूरे मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था, खासतौर पर आरोपी तक पहुंच पाना। आरोपी को दबोच लिया गया है। के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है और पुलिस की 4 टीम इस पूरे मामले हत्या के मामले के लिए जुटी हुई थी, जिसमें राजनांद गांव से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसे अभी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, पूछताछ की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और कब इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया है, पुलिस इस बात का भी खुलासा करने वाली है। अब्दुल जी, निश्चित तौर पर अभी पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी कार्यालय में शाम को इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी। क्या आपकी किसी बड़े अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक किसी तरीके से कोई गिरफ्तारी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अभी साझा नहीं की है मीडिया से। और कुछ देर बाद शाम को इस पूरे मामले का खुलासा करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो शाम तक पूरे मामले का खुलासा पुलिस कर सकती है। आरोपी से अभी भी पूछताछ जारी है। सतना से बड़ी खबर है, जहां पर होटल में फटा सिलेंडर। जी हां, धमाके के बाद यहां पर आग लगी और बाल लोग यहां पर बचे। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, जब पूरा इलाका काफी भरा हुआ है और यहां पर अचानक से एक धमाका होता है, सिलेंडर ब्लास्ट होता है और इसी दौरान वहां पर मौजूद लोग डर भी जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल बनता है। गनीमत ये रहती है कि यहां पर कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन जो सामान रखा हुआ था होटल में वो जरूर नुकसान हुआ है उसका। अब पूरे मामला जांच का विषय कि आखिरकार आग लगी कैसे, कहां लापरवाही हुई, किस सिलेंडर में धमाका हुआ है। फिलहाल ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, जो कि कुछ वक्त पहले का ही वीडियो है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस दौरान अफरा तफरी का माहौल भी बना। गनीमत यह है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। बाल सभी लोग बच गए। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। तो धमाके के बाद यहां पर आग लग गई और आप देखेंगे जैसे ही धमाका होता है आग की तेज लपटें उठती हैं और इस तरीके की आगजनी को देखने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। सतना से बड़ी खबर। और अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां पर एक बड़ा झटका आम लोगों को भी लगा है, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो चुका है। प्रति सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हुआ। हर महीने की 1 तारीख को होता है कीमतों में बदलाव। और आप ये देखिए कि नए साल का पहला दिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा झटका नए साल के पहले ही दिन लगा है। 25 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा किया गया है और जाहिर सी बात है कि इससे आमजन की जेब में भी असर पड़ने वाला है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कल यानी कि 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। 5 दिनों का ये सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। सरकार एक तरफ शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा ने चुनावी वर्ष में होने जा रहे इस सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आरक्षण संशोधन विधेयक और जनहित के मुद्दे पर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं।
तो वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर में हो रही देरी पर सीएम भूपेश बघेल ने फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी और राज्यपाल को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण पर बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि प्रदेश में आरक्षण लागू हो। वहीं 1 महीने बीत जाने पर भी हस्ताक्षर नहीं होने पर सीएम ने इसे राज्यपाल की हठधर्मिता बताया है। पारित जो बिल है, जो विधानसभा के ही मतलब वो संपत्ति कहलाती है, वो विधानसभा से निकल के राजभवन गया है। वो बिल अटका हुआ है। सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल को सीधा चाहिए कि यदि या तो हस्ताक्षर करे या विधानसभा को लौटाए। 2 ही काम है, लेकिन अभी तक के अब फिर से 2 दिसंबर की बात है। आज 2 जनवरी, कल आ जाएगा, फिर से सत्र शुरू हो रहा है। तो लेकिन अभी 1 महीने बीतने के बाद भी राज्यपाल जी की हठधर्मिता है। कहिए कि पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं का, नौजवान युवक युवतियों का जो नौकरी करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नए साल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने श्रमिकों की सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की। वहीं उनके बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के साथ ही नया साल मनाया और इस मौके पर उन्होंने पंजीकृत मजदूरों को कंबल बांटे, उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। सीएम ने कहा कि वे हर साल की शुरुआत श्रमिकों के साथ ही करते हैं और आज श्रमिक परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। नए साल पर रायपुर पुलिस लाइन में आयोजित नव वर्ष मिलन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। समारोह में पुलिस विभाग के आला अधिकारी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर चर्चा भी की। इधर कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई। बीजेपी दफ्तर में ये बैठक आज शाम को होगी, जहां सत्र को लेकर रणनीति बनेगी और सरकार को घेरने के साथ ही स्थगन प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि जनहित के मुद्दे पर बीजेपी ने रोज स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां सत्र पर बीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। मरकाम ने कहा कि सत्र को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष चाहे ध्यानाकर्षण लाए या स्थगन प्रस्ताव, सरकार हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हल्ला करेगी क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। हमारी सरकार अपनी प्रारंभिक तैयारियां कर ली है। विपक्ष जो भी प्रस्ताव लाएगा, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। भारतीय जनता पार्टी स्थगन लाके सदन से वॉकआउट करती है, बाहर जाती है, इसका मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां नहीं कर पाती, मगर हो हल्ला करके समय बर्बाद करना चाहती है। मगर हमारी सरकार विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। क्या लगता है ये जो 2 तारीख को हंगामा हुआ था, उस तरीके का हंगामा फिर देखने को मिल सकता है सदन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ हंगामा करने से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। तार्किक ढंग से अगर कोई मुद्दे रखती है तो सरकार उस पे चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मगर जब विपक्ष कोई प्रस्ताव लाता है तो और उस प्रस्ताव में चर्चा न करके हंगामा करके समय बर्बाद करना, सदन की गरिमा को भी ख्याल नहीं करते विपक्ष के साथी। तो मैं निवेदन करूंगा विपक्ष के साथियों से, कोई बात लाए, सरकार के संज्ञान में लाए तो सरकार जरूर उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के 70 समाज से अधिक समाजों को हमने पत्र लिखा था और अधिकतर समाज आए थे। कई से टेलीफोन से भी चर्चा हो गई थी, उन्होंने समर्थन देने का बात कही है। तो हम निवेदन किए हैं कि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, छत्तीसगढ़ की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देने की लड़ाई है। इसलिए हमने 3 तारीख को जन अधिकार रैली में हमने निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आपके समाज भी शामिल हो। अधिकतर समाज ने शामिल होने का बात कही है। सतनामी समाज जरूर उसमें उनके आरक्षण को लेकर
कुछ बातें सुझाव दिया है, तो उन बातों को भी हम सरकार के पास रखेंगे और उसका कैसे बेहतर निराकरण हो उस पर भी हम पहल करने का हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। और खबर रायपुर से, जहां नए साल में अनियमित कर्मचारियों ने सरकार के टेंशन बनाने की फुल तैयारी कर ली है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारियों ने राजधानी के धरना स्थल पर 15 जनवरी को बैठक बुलाई है और इस बैठक में जॉब गारंटी, पृथक कर्मचारियों की बहाली, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को बंद करने सहित अन्य मांगों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेश भर के 50,000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल होंगे जो हल्ला बोल की तैयारी करेंगे। खबर कोरबा से, जहां एससीसीएल की खदानों से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। खदानों में हादसों का ग्राफ बढ़ा है। साल 2022 में 17 कोयला कर्मियों की मौत हुई। सुरक्षा के नाम पर खर्च हुए करोड़ों की राशि, करोड़ों खर्च के बावजूद हादसे नहीं थम रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़े हैं। 2022 में अब तक जो मामले सामने आए हैं, 17 कोल कर्मियों की मौत हुई है। बीजापुर में नक्सलियों ने साल के पहले दिन आतंक का परिचय दिया है। जी हां, तर्रेम थाना इलाके के ग्रामीणों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। जगरगुंडा एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने बीती रात को ही ग्रामीण का अपहरण कर लिया था और इसके बाद तर्रेम पेगड़ा पल्ली के बीच सड़क पर आज शव मिला। एसपी आंजनेय वशण्य ने घटना की पुष्टि की है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां अवैध वसूली मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवगढ़ थाना इलाके में ठेकेदार से मारपीट और 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ठेकेदार से इलाके में काम कराने के नाम पर रंगदारी की मांग की थी और नहीं देने पर पिटाई की थी। मामले में पिछले साल 7 जनवरी को मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से आरोपी फरार थे, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा से एक और बड़ी खबर है, जहां शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और आबकारी की टीम ने दबिश दी। माफिया के चिन्हित ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 3000 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। वहीं 9000 लीटर से ज्यादा महुआ को नष्ट किया गया। 2 अलग अलग थाना इलाकों में ये कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है। अब कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है, जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगभग ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए। इनमें रायपुर के 2, दुर्ग और बालोद के 1-1 मरीज शामिल हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.31% है। प्रदेश के 22 जिलों में एक भी सक्रिय मामले नहीं है। रायपुर में 4, दुर्ग में 2, गरियाबंद में 1 और कांकेर में 1 मरीज का इलाज चल रहा है। नए साल यानी कि 2023 का आगाज हो चुका है। खट्टी मीठी यादों के साथ 2022 विदा हो गया और इस खास पल को यादगार बनाने के लिए प्रदेश के सभी शहरों के होटल, क्लब और रिसोर्ट पूरी तरीके से खचाखच भरे रहे। रात भर लोग 2023 के वेलकम की खुमारी में डूबे रहे। और आइए अब आपको दिखाते हैं नए साल के जश्न की खास तस्वीरें। खास 6 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां 2023 का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में सभी ने मिलकर किया। तो काफी जोश और उत्साह के साथ नए साल की शुरुआत लोगों ने की और अगली सुबह भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद मांगा गया। तो नए साल के शानदार आगाज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जब लोगों ने नए साल का जश्न कुछ अलग अंदाज में मनाते हुए नजर आए।
खबर कोंडागांव से, जहां नए साल के जश्न की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहां नए साल पर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व छेरा का रंग देखने को मिला। निर्माण स्थल पर काम कर रहे श्रमिकों ने छेरा का डांस कर लोगों का मन मोह लिया और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। और खबर बिलासपुर से, जहां रतनपुर के महामाया मंदिर में नए साल के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भैरव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। खुशहाली सुख समृद्धि की कामना करते हुए लोगों ने भगवान का आशीर्वाद भी लिया। खड़े हो गए ना, फिर वही तमाशा कर रहे हैं। नहीं चल भाई। तो वहीं नए साल पर हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं। नए साल के आगाज के लिए एक तरफ लोग जहां पिकनिक स्पॉट का रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। साल 2023 के पहले दिन कवर्धा के भोरमदेव शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग कतारों में लगे दिखाई दिए। नए साल के बेहतर गुजरने की कामना करते हुए महादेव से श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद भी लिया। नया साल 2023 का आगाज हो चुका है। नए बरस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सूरजपुर में भी नए साल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जश्न मनाने के बाद श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। साल 2023 का आज पहला दिन है। नया साल की शुभारंभ हो गई है और लोग बेहद उत्साहित है। सूरजपुर जिले में आप देख सकते हैं, जो सूरजपुर जिले में आज साल का पहला दिन लोग मंदिरों में आके पूजा अर्चना करने के साथ में यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान से पूजा अर्चना के साथ में मंगल कामनाओं की कर रहे हैं कि आज जो साल 2023 है वो बेहद खुशहाल हो, लोगों के लिए मंगलमय हो। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग का पहला दिन जो होता है हमेशा देखने को मिलता है कि पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल पर तो वो सेलिब्रेट करते नजर आते ही हैं। ऐसे में यहाँ जो तस्वीरें नजर आ रही है कि मंदिरों में काफ़ी भीड़ है, लोग बेहद उत्साहित हैं। हमारे साथ यहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं। भैया क्या लगता है किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग मंदिरों में नजर आ रहे हैं? 2023 का आप सभी को शुभकामनाएं और शायद 2023 नव वर्ष की शुभकामनाएं शायद भगवान से ही शुरू होती है, इसलिए आप सभी हम मंदिर में आए हुए हैं। तो क्या लगता है किस तरह का होना चाहिए ये जो 2023 का है, 2022 का अनुभव कितना कैसा रहा और 2023 की शुरुआत जो होगी कैसी आप लोग मंगल कामना कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए 2023? 2022 और 2023 वर्ष में ही शुरुआत करेंगे। कोविड पुनः ना आए और भगवान सभी की रक्षा करें और सभी हमारा देश हमेशा सदैव खुशहाल चलते रहे। तो देख सकते हैं मंदिरों में सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं मंदिरों की, ये साल 2023 के लिए जो लगातार जो भीड़ नजर आ रही है मंदिरों में, ये लंबे अरसे के बाद ये तस्वीर नजर आ रही है कि लोग मंदिरों में आके पूजा अर्चना करने के साथ 2023 के सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और खबर कोंडागांव से, जहां शहर के मंदिरों में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और सुख समृद्धि की कामना के साथ हर कोई भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहता है। भगवान के दर पर पहुंचे श्रद्धालु सर्व मंगल के साथ ही कोरोना से मुक्ति और आरक्षण की मांग पूरे होने की कामना कर रहे हैं। साल का आगाज हो चुका है और आज नई सुबह लोग धार्मिक भावनाओं के साथ में पूजा पाठ के साथ अपने नए साल का आगाज कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। कई ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर माता के सामने माथा टेकने आए हैं। हमारे साथ में एक परिवार है। भैया एक मिनट, आप मंदिर आए हैं, नया साल है, क्या मन्नत लेके आए हैं? क्या मन्नत यह है कि जो नया साल आया उसमें सभी के लिए अच्छा रहे, सब आगे तरक्की करे, कोंडागांव शहर के सभी लोग खुशहाल रहें, यही मन्नत लेके आए हैं। अभी जिस तरीके से कोरोना की बात आ रही है, कोरोना की मुसीबत अपन देख चुके हैं, क्या है मन्नत? कोरोना के लिए अगर बोला जाए तो अभी तो इंडिया में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी अपने खुद से अगर सुरक्षित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। माता रानी से क्या आशीर्वाद है कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ये है कि जिस तरीके से अभी कोरोना की बात सामने आ रही है और लोग, हालांकि
यही कहते हैं कि देश में कोई ज़्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है, पर माता रानी से यही मन्नत मांग रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। कोंडागांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। और अब बात करते हैं बालोद जिले के करकाभाट के, जहां करीब 16 किलोमीटर के दायरे में महापाषाणकालीन कब्र है। कब्र 5000 साल पुरानी होने के साथ ही यहाँ के कब्रों के भीतर जमीन में कई राज दफन है और यहाँ कब्रों की तादाद 1-2 नहीं बल्कि करीब 5000 है। रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं बालोद जिले के करकाभाट गांव में। ये है प्राचीन महापाषाणकालीन स्मारक। यहाँ 6 तरह के कब्र हैं और कब्रों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कब्र है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो बड़ा पत्थर है, ये भी एक कब्र है और कब्र का जो ऊपर में जो है इसमें पत्थर लगा दिया गया है ताकि इसकी पहचान कब्र के रूप में हो सके। इस तरीके से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कब्र यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि 20 साल पहले यहाँ पर कुछ देश के लोग आए थे और यहाँ पर कैंप लगाकर यहाँ की जानकारियाँ भी जुटा रहे थे। ऐतिहासिक जानकारों की माने तो साल 1990 में भारतीय पुरातत्व अनुसंधान दल करकाभाट आया था। टीम ने कैंप लगाकर यहाँ के बारे में जानकारी जुटाई। कब्रों की खुदाई करने के दौरान कई कब्रों में आदि मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार, भाले, तीर कमान, तलवार मिले, तो कई कब्रों में पुराने जमाने के मिट्टी के बर्तन और लोभान चूड़ियां भी मिली। करीब 3 माह तक यहाँ कैंप लगाया गया। अनुसंधान दल की शोध में ये बात भी सामने आई कि करकाभाटा में जो हजारों कब्र हैं, उन्हें 6 कैटेगरी में रखा गया है। 1990 में भारतीय पुरातत्व अनुसंधान दल आया हुआ था सर्वेक्षण के लिए और उनके साथ हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत सारे कब्रों को खुदाई किया और वहाँ उन्होंने 6 प्रकार के कब्र का चिन्हित किए और कुछ कब्रों में सामूहिक रूप से दफनाया गया मिला और कुछ कब्र सिंगल रहा है। तो जहाँ जहाँ सिंगल व्यक्तियों को दफनाया गया है वहाँ उन कब्रों के भीतर में लोभान और कुछ चीज़ें मिली है, कोयला मिला है और लोहे के अस्त्र भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और चूड़ियाँ भी मिली है। तो ये जो कब्रें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ख़ास तौर से करकाभाट और करकाभाट के आसपास के इलाके में वो जो कब्रें हैं 5000 से भी ज़्यादा कब्रें हैं। इन कब्रों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ के कब्रिस्तान की कई अनोखी बातें सामने आई हैं। यहाँ के महापाषाणकालीन कब्रों से ये भी पता चलता है कि इतिहास काल में जब लोगों की मौत होती थी तो उन्हें जमीन में खुदाई करना सिर्फ दफनाया जाता था, बल्कि उसे पत्थरों से ढक दिया जाता था। आजकल संरक्षण के अभाव में यहाँ की कब्रों से न सिर्फ पत्थर चोरी हो जाते हैं, साथ ही काफी प्राचीन कब्रिस्तान की जमीन अतिक्रमण का शिकार भी हो रही है। जानकार बताते हैं कि नागालैंड, मणिपुर, कश्मीर और तो और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी ऐसी कब्रें हैं जो एशिया के मानचित्र पर बालोद की पहचान पूरे देश दुनिया में बता सकते हैं। हालांकि इसके लिए पुरातत्व विभाग की तरफ से पहल करनी होगी। भारतीय अनुसंधान पुरातत्व अनुसंधान आए थे, उन लोगों का ये मानना था कि ये कब्र जो है एशिया प्रसिद्ध है और उन्होंने ये भी कहा था कि अफगानिस्तान और कश्मीर के कुछ भागों में इसी तरह के कब्र पाए गए हैं और वही कब्र खास तौर से करकाभाट में पाया गया है। इस लिहाज से भी ये कब्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ शासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेता है, पुरातात्विक विभाग इस बात को गंभीरता से लेता है और इसका संरक्षण करता है ताकि पत्थरों की चोरियां ना हो, ये जो कब्र जो है वो क्षतिग्रस्त ना हो और इसका संरक्षण ठीक तरह से हो सके। टिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। नए साल पर सीएम भूपेश बघेल ने किया कंबल वितरण। श्रमिकों को